नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर है और मैंने ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की जो 2017 में जो लेबर इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम आई थी उसे क्रैक किया और मुझे लेबर इंस्पेक्टर का पद मिला। तो फ्रेंड्स, इस बार जो ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की जो एग्ज़ाम आई है उसमें समस्या बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उन्हें मैनेजमेंट का सेक्शन है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये टेस्ट सीरीज़ जो है वीडियो की ये शुरू करी है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं ये उनको सॉल्व करा है। तो उनको सॉल्व करने से सबसे पहले अपने को एनालिसिस हो जाता है कि किस टाइप के पेपर हैं और क्या क्या उनमें पूछा है और क्या नहीं पूछा है और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से एग्ज़ाम की जो सिलेबस है उसमें जनरल मैनेजमेंट लिखा हुआ है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है कि कहाँ से है, क्योंकि जनरल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो अपन आइए फटाफट अब हम इस वीडियो सीरीज में हम सिक्स जो है पिछली बार का जो सिक्स सेट जो आया था जनरल मैनेजमेंट का उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ पीपल work together to achieve a wide variety of goals. It has a multi-tier structure to coordinate their action and ensure the desired future outcomes. Which of the following terms best describes such a collection of people? तो इसमें कुल मिला के ये पूछा है कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। कुछ भी काम कर रहे हो, कंपनी में हो, कंपनी की बात करें, बहुत सारे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और सबके कुल मिला के उनके सबके कुछ फ्यूचर आउटकम्स है। मतलब सब लोग चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ आगे हो, कुछ ना कुछ आगे ये हो, कंपनी का फ़ायदा हो। तो इस टाइप के जो लोग रहते हैं, इस टाइप की जितनी भी समस्याएं रहती है, क्या लोगों के साथ जो समस्याएं में आने भी वाली रहती है और उनका जो निराकरण होता है वो कहाँ पे होता है, किस जगह होता है, तो कुल मिला के वो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, भाई ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही बड़ी टर्म है, अगर किसी कंपनी के उसमें देखें, बिहाफ में देखें तो है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा इतना टफ नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ को बहुत घुमा के पूछ लिया है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनमें सबका एक ही गोल है। तो वो सब लोग कहाँ काम कर रहे होंगे? वो सब लोग एक संस्था में काम कर रहे होंगे या संगठन में काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। वेरिएबिलिटी इन द रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज, इसका डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं, रिस्क। ठीक है, अब आपको इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ कि इसमें रिस्क जो है, रिस्क हर चीज़ में होता है। अपन कुछ गाड़ी चला रहे हो उसमें भी रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क है। पर अभी जो रिस्क है ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पूछा हुआ है इस रिस्क को। तो अपन मैं आपको इस टाइप से समझाता हूँ। मैं जो क्वेश्चन में पूछा, वेरिएबिलिटी इन द रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज रिस्क है। इसको आप सबसे पहले तो वन लाइन फैक्ट में आप ये लिख लीजिए। अब उसके बाद में बात आती है कि मान लो मैंने 1000 रुपये मार्केट में लगाए हैं, ठीक है। 1000 रुपये मार्केट में लगाए हैं, अब वो पता नहीं मेरे को 900 रुपये होके बाद में मिलेंगे या तो फिर 1100 रुपये मिल जाएंगे, किस क्या मिलेगा। तो ये कुल मिला के ये तो मेरा रिस्क है ना कि मुझे 1000 रुपये के बदले 900 रुपये मिल रहे हैं कि 1100 रुपये मिल रहे हैं। तो कुल मिला के सवाल में ये पूछा है कि ये जो वेरिएबिलिटी है ये 900 रुपये या तो 1100 रुपये, ये रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो मेरे 1000 रुपये लगा है मार्केट में उसके रेट में, उसके रिटर्न में। तो ये जो है कुल मिला के इसमें क्या है, वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, रिस्क है। ये रिस्क का फैक्टर है कि 1000 रुपये लगा दिए मैंने, अब वो किस्मत अच्छी रही तो 1100 रुपये बन जाएंगे, नहीं तो 900 रुपये के रूप में वापस आएंगे। तो ये रिस्क की परिभाषा है मैनेजमेंट के टर्म्स में। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, डायरेक्ट हम इसकी एक डेफिनेशन ही पूछी, हम सीधे डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर। डायरेक्ट आप ऐसे कैसे इसको लिख लेना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर, ऐसे करके आप इसको पूरा लिख लेना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर। अब इसको समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ समझने की है नहीं इसमें चीज़, केवल कुल मिला के वन लाइन फैक्ट है ये। जैसे जो भी मैनेजमेंट से संबंधित अकाउंटिंग होती है किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, तो वो किस संबंध में होती है, वो जो भविष्य के लिए जो भी कंपनी का जो लेखा जोखा रहता है, भले ही वो भविष्य अगले दिन का हो या एक महीने का हो, वो तैयार करने से संबंध होता है मैनेजमेंट। बात है फोर्थ क्वेश्चन पे। When a company gives a fixed amount of percentage from the earnings of a company, it is called as dividend payout ratio policy. डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी, इसका मतलब ये है, ये बोला है सवाल में कि मान लो कंपनी को 1000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी का अर्निंग्स है, ये अर्निंग्स है कंपनी की, ठीक है। ये कंपनी की अर्निंग्स है, ठीक है। अब उसमें से कंपनी अपना 1% अगर दे रही है, 1 करोड़ रुपए 1%, ठीक है। 1 करोड़ रुपए 1%, अपना कंपनी जो 1% दे रही है जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं बोनस के तौर पे, तो उससे क्या बोलते हैं, उस टाइप की पॉलिसी को, तो उस टाइप की पॉलिसी को कहते हैं डिविडेंड राइट रेशियो पॉलिसी। डिविडेंड राइट रेशियो पॉलिसी जो रहती है उसके अंदर कंपनी जो है फिक्स अमाउंट ऑफ जो अर्निंग्स रहती है कंपनी की जो अर्निंग्स रहती है उसमें से एक फिक्स अमाउंट जो रहती है कंपनी हमेशा देती है। ये बढ़ भी सकता है, ज़्यादा भी घट भी सकता है, ऐसा कुछ इसमें इतना फिक्स नहीं रहता है। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। In which of these forecasting techniques are past staffing levels used to project human
फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, बहुत ही एक अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें इतना ज़्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा कि कौन से टॉपिक का है। कुल मिला के सबसे बड़ी बात तो यही है। पर अपन क्वेश्चन और आंसर समझ लेते हैं। इसका जो आंसर है टाइम सीरीज एनालिसिस है। ठीक है, अगर टाइम सीरीज एनालिसिस जो है अकाउंट्स में भी आ जाती है, ये अकाउंट्स में भी आ जाती है और मैनेजमेंट में, दोनों में इसका एक फंडा है। ठीक है, जो भी है मैनेजमेंट का इसमें। तो टाइम सीरीज एनालिसिस अपन समझ लेते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस होती क्या है? तो कुल मिला के एक भविष्य की दूरदर्शी एक टेक्निक होती है, जिसमें कंपनी के जो लोगों को कहाँ पे लगाना है, हो सकता है कि कंपनी में आगे 1000 आदमी लगे, हो सकता है 500 आदमी लगे। इस टाइप की जो फोरकास्टिंग टेक्निक रहती है उसे टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, अपने को इसमें बहुत डीप में नहीं जाना है। बस आप ये टाइम सीरीज एनालिसिस की डेफिनेशन को आप समझ लीजिए, तो अभी के लिए उतना ही काफ़ी है। और हो सकता है आप इसको लिख के भी रखिए, हो सकता है अगली बार भी आ जाए, अभी जो पेपर आने वाले। अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग जॉब्स बाय लेइंग डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी एडहर्ड इज कॉल्ड। इसको थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरियों की मानकीकरण प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो ये कुल मिला के फ्रेंड्स देखें तो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा इसमें टर्म है, जिसमें फॉर्मलाइजेशन जो है इसकी परिभाषा पूछी। इसका जो आंसर है वो फॉर्मलाइजेशन है। औपचारिकरण, दूसरे आंसर को हटा देता हूँ मैं। तो फॉर्मलाइजेशन होता क्या है कुल मिला के, कि सारी की सारी चीज़ों को अपन ने औपचारिक बना देते हैं किसी कंपनी में। सारी जो प्रक्रिया है, ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो लोग आएंगे इतनी बजे, यहाँ पे अपना ये सामान रखेंगे, जब कुछ एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। अभी जैसे कोरोना के टाइम में सब लोगों को अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, इस टाइप की कुछ स्टैंडर्ड प्रक्रिया रहती है जो कंपनी बना देती है, जिसमें रूल्स रहते हैं, प्रोसीजर्स रहते हैं, जिसके तहत सब लोगों को पालन करना रहता है। वो क्या कहते हैं? फॉर्मलाइजेशन कहते हैं किसी भी संस्था में। अब आते हैं हम 7 क्वेश्चन पे। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, बहुत ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की परिभाषा पूछी। सबसे मूल परिभाषा देखा जाए तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हर संस्था को कुल मिला के बस पैसे ही कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। हर संस्था को सबसे बड़ा यही है। अब ये वेल्थ और प्रॉफिट में थोड़ा सा आपको डिफरेंट बता देता हूँ मैं। वेल्थ रहती है, वेल्थ का मतलब ये होता है कि आपको सब तरफ से आप प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट होता है सिर्फ केवल मॉनिटरी होता है। प्रॉफिट जो होता है केवल मॉनिटरी होता है। मॉनिटरी मतलब केवल पैसों से संबंधित होता है। प्रॉफिट जो रहता है मॉनिटरी होता है केवल। ठीक है, आप याद रख लेना, प्रॉफिट केवल पैसों से रिलेटेड होता है। वेल्थ मतलब होता है सब तरफ से, आपका व्यवहार भी, आपकी गुडविल भी, आप पैसा भी कमाओगे, सब कुछ हो जाएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये ज़्यादा ऑप्टिमम है। अगर इसके अलावा ये नहीं होता, अगर मान लो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, तब प्रॉफिट आ जाता है। इसके बाद का सेकंड ऑप्शन यही बनता है। और डिस्चार्जिंग सोशल, ये दोनों तो बनते ही नहीं आंसर ये। तो इसका बेस्ट आंसर जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। अब आते हैं हम 8 क्वेश्चन पे। द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स EBIT एंड अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स इज नोन एज। ये फाइनेंशियल का एक बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं, फाइनेंस का एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन है, जिसमें टर्म्स है, जिसमें फाइनेंशियल लेवरेज जो है इसकी डेफिनेशन पूछ ली है। बहुत सारी इसमें देखिए, मैनेजमेंट में तो बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं ये। तो अपना फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है, इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको पूरा ये नॉर्मल हिंदी में आपको समझा के। द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म EBIT एंड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। अभी EBIT मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इनकम और टैक्स के बीच में, और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स मतलब एक कंपनी का पैसा हो गया, जिसे EBIT बोलते हैं। ठीक है, और एक वो पैसा हो गया जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए है। जो शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा है कंपनी का, वो तो सीधी सी बात है, उनको देना पड़ेगा आज नहीं तो कल तो। और उन दोनों के बीच में जो संबंध रहता है उनको क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच के संबंध को कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज EBIT और शेयर होल्डर्स का जो पैसा है किसी कंपनी का, उसके बीच का जो संबंध है उसे फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। अब आते हैं हम 9 क्वेश्चन पे। बोनस शेयर आर इशूड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि कंपनी में किसी ने काम कर रखा हो अपने प्राइवेट में, तो बोनस कैसे दिवाली पे देते हैं। कुल मिला के सारी कंपनी दिवाली के टाइम देती है। तो क्या है, बोनस शेयर जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इशू होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री में दिया जाता है बोनस शेयर्स जो रहते हैं उनके लिए। कंपनी वालों एम्प्लॉयज़ को ऐसा थोड़ी कि पहले से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो सारा फ्री में ही देते हैं दिवाली के समय पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। हु इज़ अ विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर क्या होता है? तो डायरेक्ट हम इसके आंसर पे आ जाओ। An employee who discloses the illegal and unethical conduct on the part of the other in an organization। इसका मतलब ये है, कोई संस्था है अगर कुछ गलत काम कर रही है
जो बाहर के दुनिया वालों को नहीं पता था, कर्मचारी जो है कंपनी के उनको पता है, और वो कर्मचारी बाहर दुनिया में बता देता है, तब वो विसल ब्लोअर कहलाता है। एक एडवर्ड स्नोडेन करके था, जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम एडवर्ड स्नोडेन था, जिसने अमेरिका का जो ऑपरेशन प्रिज्म था उसके बारे में पूरी दुनिया को बता दिया था। एक रशिया ने शरण दी थी, आपको शायद ध्यान हो कभी, एडवर्ड स्नोडेन आप सर्च करना है तो आपको पूरा विसल ब्लोअर जो है वो समझ में आ जाएगा। एडवर्ड स्नोडेन, शायद से SNOW है वो, एडवर्ड स्नोडेन। जो आपको सर्च करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि विसल ब्लोअर होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। द प्रेफर्ड टेक्निक फॉर इवैल्यूएटिंग मोस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है, अपन ने जो भी पैसा लगाया, मैंने कैपिटल का इन्वेस्ट किया है, पैसों को इन्वेस्ट किया है, और उसकी अभी तत्काल की अगर उसकी अपने को पैसे का देखना है कि क्या स्थिति बन रही है, कैसी बन रही है, और पैसों का इवेल्युएट करना है, नुकसान में फायदे में है, तो वो किस टाइप से कौन सी टेक्निक से किया जाता है, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक से किया जाता है। कौन सी टेक्निक से? नेट प्रेजेंट वैल्यू से, NPV, NPV से किया जाता है। प्रेफर्ड टेक्निक फॉर इवैल्यूएटिंग द मोस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट द सोसाइटी हैज क्रिएटेड टू फुलफिल इट्स नीड्स। इसके ऑप्शन जो है कट गए थे, तो इसका डायरेक्ट हम इसके आंसर पे आ जाते हैं। उसका आंसर है बिजनेस। बिजनेस एक इस टाइप की संस्था है जो कंपनी ने क्रिएट करी है, जिससे लोगों का जो आपस का जो क्या बोलते हैं जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती है। जैसे मैंने बिजनेस किया, आज मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो मेरे लिए वो डिमांड क्रिएट हो गई, पर सामने वाले के पास वो चीज़ होगी तभी तो मैं खरीद पाऊंगा। कुल मिला के यही है, सोसाइटी ने जो एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, बिजनेस जो है एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी ने बनाई है तो फुलफिल इट्स नीड्स, अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए है। ठीक है, अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब अगर जिसको नहीं आता होगा उसमें तो जो बच्चे ने पिछली बार जाके तुक्के ही लगाए होंगे। कुल मिला के अपन सीधे बुक वैल्यू का जो है अपन डेफिनेशन समझ लेते हैं। कुल मिला के डेफिनेशन ही पूछी है बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं किसी फिक्स एसेट है, मान लो मेरे पास कार है, ठीक है, कार है, कार की जो कीमत है, ठीक है, उसको मैंने आज 5 साल पहले कार खरीदी थी, 5 ईयर्स बैक मैंने कार खरीदी थी, ठीक है, और वो आज की तारीख में अगर मेरे को उसकी कॉस्ट मेरे को पता करनी है तो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, और उसके बाद में आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, मान लो उस टाइम मैंने 5 लाख रुपए में कार खरीदी थी, तो आज उसकी कीमत हो गई है 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए हो गई है। तो वो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो थी, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो वाली कॉस्ट जिससे मैंने खरीदा था उसको 5 साल पहले, जो कि 5 लाख रुपए की, ठीक है, और उसके बाद में 3 लाख रुपए आज उसकी कीमत है। जो 3 लाख रुपए जो कीमत है वो कहलाएगी उसकी बुक वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। द फोकल पॉइंट इन मार्केटिंग इज कस्टमर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी भी मार्केट में, कहीं पे भी मार्केट जो है जहाँ पे भी, वहाँ पे किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? ग्राहक पे। ग्राहक की ज़रूरतें जो होती है, ग्राहक की ज़रूरतें ही मार्केट को बनाती हैं। कोई कस्टमर है कहीं पे, उसको कुछ चीज़ चाहिए, उसी से ही मार्केट बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना मार्केट का जो मेन फोकल पॉइंट है वो मार्केट है। अब ये सेल्स तब होगी जब ग्राहक होगा, प्रॉफिट तब होगा जब ग्राहक होगा, मार्केटिंग मैनेजर तब होगा जब ग्राहक होगा। तो सबसे इसका जो ऑप्टिमम आंसर है वो है कस्टमर, जबकि ग्राहक। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज इज एन ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनिंग इज प्लेस्ड इन द वेरियस जॉब अक्रॉस द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर है जॉब रोटेशन। अभी आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। जिससे अपन बैंक में जाते हैं तो बैंक में क्या दिखता है अपने को? कभी आपको कैशियर की खिड़की में कोई बैठा दिखेगा, कभी कैशियर की खिड़की में कोई बैठा दिखेगा। तो सब लोग क्या रहते हैं? रोटेट करते रहते हैं। कैशियर हो गया, मैनेजर हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, तो सब लोग एक दूसरे जो रहते हैं रोटेट करते रहते हैं। तो जॉब रोटेशन से क्या होता है, एक दिन कोई नहीं आया तो उसका काम दूसरा संभाल करता है। तो ऐसे ऐसे करके सब लोग एक एक कुर्सी पर दिन दिन पे बैठते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, सीखते जाते हैं। कुल मिला के जॉब रोटेशन की जो प्रोसेस पूछी है वो है ट्रेनिंग इज प्लेस्ड इन वेरियस जॉब्स अक्रॉस द फंक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो वेरियस जॉब्स हो गए या बैंक में हो गए, एक दिन रिसेप्शन का हो गया, एक दिन गल्ले पे बैठना हो गया। तो ये है जॉब रोटेशन की परिभाषा। अब आते हैं 16 क्वेश्चन पे। द रिटर्न शेयर होल्डर्स गेट इन द फॉर्म ऑफ कैश इन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इज नोन एज डिविडेंड्स, लाभांश।
कंपनी के जो शेयर होल्डर्स जो रहते हैं, उन्हें जो अपने जो रिटर्न्स मिलते हैं कंपनी से, जो कंपनी का जो मुनाफा रहता है, वो किस तरीके से वो जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लाभांश, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, मैंने अगर मान लो 1000 रुपये लगाए थे किसी कंपनी में, और फिर वो मेरे को जो रिटर्न मिला है कंपनी से, और मान लो मेरे को 1200 रुपये का मिल गया है, तो जो 1200 रुपये जो आखिरी में मिले वो मेरे लिए हो जाएंगे लाभांश, डिविडेंड। अब आते हैं हम 17 क्वेश्चन पे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो बहुत है, आप इसको याद रख लेना। मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है वो फिलिप कोटलर ने दी थी। मार्केटिंग मिक्स टर्म किसने दी है? फिलिप कोटलर ने। आप इसको सीधे के सीधे लिख के याद कर लो, सीधे ऐसे ही। अब आते हैं हम 18 क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ दीज इंडिविजुअल इवेल्यूशन मेथड द परफॉर्मेंस इज असेस्ड ऑन द इफेक्टिव और इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस इंसिडेंट। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको मैनेजमेंट का बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं, इससे डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं। तो दूसरे जितने भी ऑप्शन है सबको मैं काट देता हूँ, ताकि आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाए। ठीक है, अपने को पूछा ये है कि कौन सी ऐसी मेथड है वेयर, जहाँ कौन सी ऐसी मेथड है जहाँ पे कर्मचारी के जो परफॉर्मेंस है उनको असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट मतलब तुलना, मतलब नापा जाता है कि अच्छा बुरा, ठीक है, अफेक्टिव और इनअफेक्टिव परफॉर्मेंस इंसिडेंट। मतलब ये है कि मान लो कोई कर्मचारी आज उसको ये काम दिया, वो काम वो कर पाया कि नहीं कर पाया, तो कौन से इस तरीके से उसको मापेंगे नापेंगे। तो तरीका है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक मतलब कोई खास ऐसी घटना जिसमें कर्मचारी का अपन ने प्रेशर देखा कि किस प्रेशर में उसने काम कर पाया कि नहीं कर पाया, तो वो है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। अब आते हैं हम 19 क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ सिंगल यूज प्लान? सिंगल यूज प्लान हम डायरेक्ट इसे आंसर मैंने मार्क कर दिया है। दे आर द प्लान एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जिनका काम सिर्फ एक रहता है। अगर किसी कंपनी में किसी प्लान का एक प्लान को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए अप्लाई करना है जो कि बहुत स्पेसिफिक रहा, तो वो सिंगल यूज प्लान कहलाएगा। दूसरे जितने भी ऑप्शन है अब काट दीजिए, इसमें कोई फालतू आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो वाले प्लान होते हैं सिंगल यूज प्लान, जिनका काम रहता है सिर्फ एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। कोई निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना ही किसी उसका काम रहता है, वो कहते हैं सिंगल यूज प्लान। अब आते हैं 28 क्वेश्चन पे। अफेक्टिव कंपोनेंट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। थोड़ा सा वैसा है, भावात्मक घटक, भाव जो भी अपनी कंपनी के रहते हैं, भाव घटक जो भी रहते हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस से रिलेटेड रहते हैं। ये थोड़ा साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। मैनेजमेंट में तो इसका कुछ ज़्यादा इसका भाव नहीं है, मैनेजमेंट में तो सिर्फ पैसा कमाने की टेक्निक चलती है कुल मिला के। तो भावात्मक घटक जो है भावना तथा संवेग से संबंधित है। अफेक्टिव कंपोनेंट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप डायरेक्ट इसको ऐसे याद रख लेना। जो भी लगाव की जो चीज़ें रहती है कंपनी के कर्मचारियों के आपस के एक दूसरे के बीच में, वो फीलिंग्स और इमोशंस से लगे हुए रहते हैं। अब आते हैं हम 21वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वंस बिजनेस प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस विद द इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिस विद अदर फर्म्स। अब ये है बेंचमार्किंग टेक्निक। आप देखो इसमें एक्चुअली क्या है, जो बेंचमार्किंग करके जो वर्ड है, ये दूसरे जितने भी है ये सब आप भूल जाओ, मेन जो आंसर है आप उस पर फोकस करो। बेंचमार्किंग टेक्निक जो है उसकी परिभाषा पूछी है। बेंचमार्किंग होता क्या है? बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है जिसमें अपन जो है अपनी खुद की जो कंपनी रहती है, कंपनी के जो प्रोसेस रहते हैं उनको जो दूसरी कंपनी के जो प्रोसेस रहते हैं और दूसरी जो मार्केट के जो प्रोसेस रहते हैं उससे कंपेयर करते हैं कि यार मार्केट के हिसाब से मेरी कंपनी कहाँ पे है, मेरी कंपनी को क्या क्या सुधार कर लेने चाहिए, क्या क्या कमियां हैं मेरी कंपनी में। तो वो प्रोसेस जो है बेंचमार्किंग प्रोसेस कहलाती है। एक कुल मिला के एक टेक्निक है जिससे कंपनी का इवैल्यूएशन होता है। अब आते हैं हम 22वें क्वेश्चन पे। फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय बिजनेस, फीडबैक फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन। ये देखा जाए तो कस्टमर के लिए इसमें है, तो अपन इसका जवाब जो है कस्टमर पहले अपन देख लेते हैं, ताकि ऑप्शन से मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। कस्टमर जो है इसमें ये पूछा हुआ है इसमें कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको अपन को सुधार लाना है, उसमें अपने को कुछ ना कुछ चीज़ें जो है कमी पेशी है जो पता करनी है, तो अपन किससे पता करेंगे? अपन कुल मिला के वो सारी चीज़ें जो ग्राहक से पता करेंगे, क्योंकि कस्टमर जो रहता है फ्रेंड्स, वो कस्टमर जो रहता है फ्रेंड वो एंड यूज़र होता है किसी भी कंपनी का। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कस्टमर जो रहता है एंड यूज़र रहता है। एक कस्टमर रहता है किसी भी कंपनी का, वो एंड यूज़र होता है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, कस्टमर जो रहता है एंड यूज़र। जो किसी भी उत्पाद, आज पार्ले जी का बिस्किट खा रहे हो, पार्ले जी का बिस्किट खा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अगर कुछ कमी पेशी होगी तो
और कावा लगने लग गया तो आप उसका फीडबैक दोगे, कुछ भी दोगे फीडबैक, तो एंड यूजर जो रहते हैं कस्टमर्स वही किसी प्रोडक्ट का फीडबैक दे सकते हैं, आप याद रखें। अब आते हैं हम 23वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था के की फीचर्स मांगे होते तो ऐसे देखो बहुत सारे हैं, पर इसमें जो दे रखा है वो अपन सीधे इस पे जाते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे जो है इसका आंसर है। अकम्प्लिशिंग गोल्स, ये भी कंपनी का जो भी लक्ष्य है कंपनी के उनको तो हासिल करना ही है। और उसके बाद हो गया सोशल इंटरवेंशन, जो है समाज में जो है कंपनी को वो भी अच्छे बना के रखनी पड़ती है। और तीसरा है ग्रुप अफोर्ट्स, ये तीनों के तीनों जो है मिल के एक किसी संस्था के लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं। तीनों के तीनों, एक अकेला नहीं हो सकता, इससे ऑल ऑफ द अबव जो आंसर है इसमें वो सबसे बेस्ट है, इसका डी आंसर होगा इसका। अब आते हैं हम 24वें क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डैश। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं इस करके कि यूज एन इवैल्यूएशन टूल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसे हिंदी में देख लो, पूंजी की लागत एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रहता है उसी से सब चीज़ डिफाइंड होती है। आज मान लो मेरे को आटा बनाना, बिस्किट बनाना है, बिस्किट, ठीक है, बिस्किट बनाना है, तो सबसे पहले मैं उसके लिए लाऊंगा मैदा, ठीक है, मैदा लाऊंगा मैं, मैदा लाया, तो ये कॉस्ट मेरा कैपिटल क्या है? बिस्किट तो मेरा एंड प्रोडक्ट है जो आखिरी में खाने के लिए बनेगा, पर जो मेरा जो सबसे जो इनिशियल प्रोडक्ट है बिस्किट बनाने के लिए मैदा, तो अगर ये मैदा मेरे को अगर मान लो कम कीमत में मिलता है तो बिस्किट की कीमत कम होगी। और यही मैदा मेरे को अगर महंगा मिल जाता है तो बिस्किट की कीमत बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो रहता है, ये जो पैसा जो लगा है जो कम ज़्यादा है, वो किस चीज़ में इवैल्यूएशन टूल के रूप में यूज़ होता है। इवैल्यूएशन टूल मतलब ये है कि एक वो मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है कि जिससे जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा किसी चीज़ की कंपनी का, उसकी कीमत डिसाइड होगी। मैदा सस्ता होगा तो बिस्किट सस्ता होगा, आप इस टाइप से याद रख लेना, ये सबसे शुरुआत की चीज़ें रहती है। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। डैश आर माइक्रो लेवल एक्शन प्लान फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ये है स्ट्रेटेजी, कुल मिला के स्ट्रेटेजीज की परिभाषा पूछी है इसमें। ये ऑब्जेक्टिव, एक्शन, स्ट्रक्चर, ये सब इतने वो सटीक नहीं है जितना सटीक जो है इसका स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या है? माइक्रो लेवल प्लान, मतलब एक छोटे लेवल के जो प्लान जैसे एक्शन प्लान होते हैं किसी भी संस्था के, जो कि कंपनी के जो लोग रहते हैं उनको प्रेरित भी करते हैं, उन लोगों को काम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य, मतलब क्या बोलते हैं, एक रास्ता भी बताते हैं, जिससे कंपनी जो है अपने जो लक्ष्यों को अचीव कर सके, तो अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। स्ट्रेटेजीज क्या है वापस एक बार देख लो। एक एक्शन प्लान जो है, स्ट्रेटेजीज रणनीति है, एक्शन प्लान होती है जो कंपनी के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है, या जो उसका है कुल मिला के बेस रहती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये टोटल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कराए हमने इस टेस्ट के। तो इससे एक चीज़ अपने को समझ में आई है कि जो मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है फ्रेंड, उनमें बहुत सारी उसमें अनियमितता है। कोई से भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है इसमें। मैनेजमेंट जो जिसमें बीबीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, एमबीए कर रखा हो, उस टाइप के सारे अकाउंट्स कर रखा हो, जो उस टाइप के सारी चीज़ें जो है इसमें मिक्स आ रही है। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि इस टेस्ट सीरीज़ में अब केवल मात्र क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस के साथ में बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।